वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम अध्ययन करते हैं स्थिर आवेश के बारे में। अगर आपका आवेश कभी गतिमान अवस्था में रहता भी है तो आपको उसकी गणना एक स्थिर समय के लिए करनी है। जैसे अपने 11th क्लास में पढ़ा था ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक त्वरण, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी गणनाएं होती है वो पर्टिकुलर टाइम पे की जाती है। तो इसी प्रकार आवेश की जब आप गणना करोगे, अगर वो गतिमान अवस्था में तो उसको आप स्थिर मानोगे। कुछ स्थितियों में जो आवेश होता है वो गतिमान होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में। जो आवेश होता है वो किसी भी वस्तु में वो आता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर आपकी कोई धातु है जैसे सोडियम, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, तो उसमें से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का। जैसे उसमें से माइनस बाहर निकलेगा तो उस पर आवेश क्या आ जाता है, प्लस का। और ऐसे ही अगर कोई वस्तु प्रोटॉन का परित्याग करता है तो प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का। तो जैसे वो प्रोटॉन का त्याग करेगा तो उसने माइनस क्या किया, प्लस को कम किया है, तो उस पर आवेश आ जाएगा माइनस का। अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, जैसे ए जो वस्तु है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का तो त्याग कर रही है और प्रोटॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो ए पे आएगा धनावेश, और ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रही है तो भी इस पे क्या आएगा, धनावेश। जैसे वस्तु वी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो उस पे आवेश किसका आएगा, माइनस का। और ये त्याग किसका कर रही है, प्रोटॉन का, तो इस पे आवेश किसका आएगा, माइनस का। तो किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है उसका जो मूल कण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इसको हम एक हिसाब से आवेश का क्वांटा भी मान सकते हैं। अब आवेश में कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो गुण होता है वो उनमें होता है बल का। अगर दो आवेश दोनों की प्रकृति समान है, मतलब दोनों अगर धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, तो उन दोनों में जो बल कार्यरत होगा वो होगा प्रतिकर्षण का। वहीं पे अगर दोनों आवेश विपरीत प्रवृत्ति के हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उनमें जो बल काम करेगा वो होगा आकर्षण प्रकृति का। अब प्रकृति में जो चार्ज है, आवेश है, उसके कुछ मूलभूत गण हैं। उनमें से जो 3 गुण है वो सबसे पहले है योज्यता का। अगर किसी वस्तु के पास प्लस माइनस बहुत सारे आवेश है तो उन सब में आप कुल आवेश कैसे निकालोगे, तो उसके लिए जो गणित का सिंपल नियम होता है बीजगणितीय जोड़ का, वही अपन फॉलो करते हैं। कुल आवेश जोड़ने के लिए जो जो आवेश आपके प्लस के हैं उनको सबको प्लस में लेना है, और जो आवेश माइनस के उनको सबको किस में लेना है, माइनस में लेना है। और जो सिंपल आप गणित में जो जोड़ बाकी करते हो उसी हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो हमने आवेश लिए +1 +5 +3 -3 और -2, जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा +4 कूलाम। मतलब इस वस्तु पे जो कुल आवेश है वो है प्लस का 4 कूलाम। यहाँ पे जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक है। ये कूलाम नाम के साइंटिस्ट पे दिया गया है क्योंकि उन्होंने ही आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा गुण है क्वांटीकरण का। जैसे हमने पहले पढ़ा कि किसी भी वस्तु में जो आवेश आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। अब ऐसा तो है नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3/4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 2 3 4 हमेशा एक पूर्णांक के रूप में जाएगा। तो अगर ए में से 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो बी के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो इस पे आवेश जो होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि 4.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो हमेशा Q बराबर Ne के बराबर होगा, जहाँ पे E जगह जो मान है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक आवेश लेते हैं तो इसका मान -1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। वहीं पे अगर हम आवेश धनात्मक लेते हैं तो ये आवेश हो जाएगा प्रोटॉन के आवेश के बराबर, मतलब प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसी प्रकार आवेश का जो तीसरा गुण है वो है संरक्षण का नियम। इसमें ये क्या कहता है कि कोई भी जो वस्तु है उसका कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकते हैं। सपोज करो ए में से जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 इलेक्ट्रॉन निकल के बी के पास गए, तो बी के पास आवेश क्या आ गया, -5, जबकि ए के पास क्या रह गया, +5। अगर हम इन दोनों का कुल करते हैं तो अभी भी कुल आवेश कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जैसे कुल आपने आवेश के तीनों गुण पढ़े। अब हम चलते हैं आवेशों पर लगने वाले बल के बारे में। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि उनमें 2 टाइप के बल लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये तो हमें पता चल गया कि अगर समान आवेश है तो उनमें लगेगा प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश में लगेगा आकर्षण। अब वो जो बल है उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का स्थिर वैद्युतिकी बल का नियम कहते हैं। कूलाम के अनुसार कोई भी जो 2 आवेश हैं उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल होता है वो निर्भर करता है उन दोनों आवेशों के परिमाण पे, और साथ ही साथ में उन दोनों के बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है। तो कूलाम के नियम में कुल आपके पास 2 कथन है। जो पहला कथन है वो ये कहता है कि कोई भी जो 2 बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो हमेशा उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा कथन ये कहता है कि ये जो दोनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल है वो उन दोनों आवेशों के मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर पहला स्टेटमेंट है कि जो बल है वो दोनों के समानुपाती है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। यहाँ पे आपको आवेश की प्रजाति नहीं लेनी है, यानी
प्लस और माइनस नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको केवल आवेश का क्या लेना है, परिमाण लेना है। यहाँ पे जो दूरी है वो भी आपकी क्या आएगी, परिमाण आएगी। और ये जो दूरी है वो Q1 और Q2 के मध्य की दूरी है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो बल है वो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जैसे हम समानुपात का निशान हटाते हैं आपको पता है कि वहां पे क्या आता है, नियतांक आता है। इस नियतांक का मान जो है वो कूलाम के अनुसार K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर यहाँ पे हम 4 की, पाई की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो जो K का मान आएगा 9 × 10⁹ यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। आपके जो कोर्स में हम जो भी अध्ययन करेंगे वहां पे दोनों आवेशों को निर्वात में रखा जाता है, यहाँ पे किसी माध्यम को नहीं लेना है। निर्वात की जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान होता है निर्वात, उसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान है वो है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। अगर यहीं पे आप इन दोनों आवेशों को अगर किसी माध्यम में रख देते हो तो आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखना है, K का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये है माध्यम की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन का मान हम जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r। और निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान क्या होता है 1। तो अपन एप्सिलॉन की जगह सीधा ही क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब आपके कोर्स में केवल निर्वात है इसलिए पहले सीधे निर्वात का पढ़ते हैं। ये साइड में पॉइंट है, इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। अब कूलाम का जो नियम है वो केवल किसके लिए ज्ञात करने के लिए, बल के लिए। यहाँ पे हम जो बल का परिमाण निकालेंगे उसके बाद उसकी प्रकृति हमें पता चल जाएगी। अगर दोनों आवेश एक समान है तो वो बल कैसा हो गया, प्रतिकर्षण का। अगर दोनों आवेश जो है वो क्या विपरीत है तो ये बल कैसा हो गया, माइनस का। ठीक है, पॉइंट से भी पढ़ सकते हैं। अगर दो आवेशों के बीच लगने वाला आपका बल यदि धनात्मक आता है, कैसा आता है, धनात्मक, तो वो किस स्थिति में आ सकता है, जब दोनों आवेश धनात्मक हो या दोनों आवेश ऋणात्मक हो। तो प्लस प्लस का गुणा क्या रहेगा, प्लस, और माइनस माइनस का गुणा भी क्या रहेगा, प्लस। तो अगर आपका बल धनात्मक है तो वो हमेशा कैसी प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। वहीं अगर आपका कूलाम का जो बल है वो कैसा आता है, ऋणात्मक। अगर इस बल का मान कैसा आता है, ऋणात्मक, तो वो बल हमेशा कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। जब आप कूलाम के नियम का यूज करते हैं तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो भी दो आवेश है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश की परिभाषा क्या है कि यदि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है जैसे r, वो Q1 और Q2 की साइज की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर अपन किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे जो चांद, तारे, सूरज है, उनकी वास्तविक साइज जो पृथ्वी से बहुत बड़ी है, और रात को अगर आप किसी तारे को देखते हो तो यहाँ से इतनी दूरी की होने की वजह से आपको कैसा दिखता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसे, बिंदु के जैसे दिखता है, जबकि उसकी वास्तविक साइज पृथ्वी की साइज से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। पर क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए इन दोनों को क्या लिया जा सकता है, बिंदु आवेश। तो सबसे पहला है कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, मतलब कि उनके बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जो भी गणना की जाएगी वो ताक्षणिक की जाएगी। यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में बल लग रहा है, तो उस बल की वजह से आपको पता है कि अगर किसी भी वस्तु पे बल लगता है तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। सपोज करो Q1 आपका धनात्मक है और Q1 आपका कैसा है, ऋणात्मक है, तो Q1 Q2 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जैसे आकर्षित करेगा Q2 में गति क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। पर आपको जो भी गणना करनी है वो केवल एक क्षण के लिए करनी है, ताक्षणिक। उसके बाद वो भले ही गति करे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो है, ये जो बल है इसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। कई जगह इसको कूलाम का बल भी बोलते हैं और कुछ जगह उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल, क्योंकि ये स्थिर विद्युत से संबंधित है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्थिर विद्युत बल। और बल का मात्रक आप सबको पता ही है, वो क्या है, न्यूटन है। तो चलो इस चीज को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, दो आवेश। पहला जो बिंदु आवेश है उसको अपन ले लेते हैं प्लस का 2 कूलाम, और उसी से कुछ दूरी पे एक दूसरा आवेश ले लेते हैं अपन माइनस का 3 कूलाम। सपोज करो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी ली है मैंने, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को इन दोनों के बीच में कार्यरत बल का मान ज्ञात करना। वो दिख रहा है कि एक आवेश प्लस का है और एक आवेश माइनस का है, तो ऑब्वियसली बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का। ठीक है, तो अब हम बल का परिमाण निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान आपको सबसे लास्ट में लिखना है, तो Q1 Q2 का और R का मान रख दीजिए। तो जो F है वो क्या हो जाएगा, K Q1 का मान 2 × Q2 का मान 3, और नीचे जो R का मान है वो है 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि आपने 11th में पढ़ा है MKS और CGS, तो सारे जो मात्रा है वो क्या होने चाहिए, एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो कूलाम जो है वो MKS पद्धति का है, तो R को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, MKS में। ये दूरी है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे और इसका आप क्या कर देंगे, वर्ग।
ठीक है। अब इन सब का मान रख के इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा k इंटू 3 इंटू 2 6 और नीचे 10 इंटू 10 की घात -2 बचा कितना -1, उसका स्क्वायर करते 10 की घात कितनी होगी -2। अब k का मान रख दीजिए तो f का मान क्या आ गया 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 6 बटे 10 की घात -2। हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो 9 इंटू 6 54 इंटू 10 की पावर ऊपर कितनी है 9 और नीचे 10 की घात है -2। जैसे ही पावर ऊपर आ जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 9 और 2 कितनी होगी 11। इसका आंसर आ गया 54 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन, 10 की घात 11 न्यूटन। इसी प्रकार से हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो कूलॉम का नियम है उसका सदिश रूप। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।